हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। छात्रों, फोर्थ पेपर इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन अर्थात वैश्वीकरण के प्रभाव से संबंधित टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर आलोक जैन, भूगोल विभाग, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से आप सभी एमए भूगोल फाइनल ईयर के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, नियमित रूप से वीडियो देख रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं और साथ ही सबसे ज़रूरी चीज़ असाइनमेंट भी कंप्लीट कर रहे हैं। छात्रों, अगले सप्ताह से मैं प्रैक्टिकल का पेपर भी शुरू करूंगा जिसमें आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। तो छात्रों, आज के हम इस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं भूमंडलीकरण के प्रभाव की। भूमंडलीकरण के कई प्रभाव हैं और इसको हम निम्न बिंदुओं के द्वारा दर्शा सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव। भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में कोई भी राजनीतिक घटनाक्रम का प्रभाव पूरे विश्व को प्रभावित करता है। विश्व युद्ध और उसके परिणामों ने संपूर्ण विश्व पर प्रभाव डाला है। वर्तमान विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का कारण विकसित देश की राजनीतिक हलचल का परिणाम है। प्रांतीय और राष्ट्रीय सीमाओं पर कोई अंकुश नहीं रह गया है। वर्तमान समय में विश्व की अर्थव्यवस्था वास्तव में भूमंडलीकृत आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है। अतः यह स्पष्ट है कि आर्थिक संबंध जो राजनीतिक वातावरण के कारण विस्तृत हुए हैं, उन पर इन संबंधों का विशेष प्रभाव पड़ा है। पूरे विश्व में विकसित देश महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आए हैं और इनकी राजनीतिक और आर्थिक संबंध पूरे विश्व को प्रभावित करते हैं और ये सब भूमंडलीकरण के कारण ही संभव हुआ है। औद्योगिकरण पर प्रभाव। वर्तमान औद्योगिकरण की प्रक्रिया 18वीं शताब्दी में संपन्न प्रथम औद्योगिक क्रांति की देन है, अर्थात औद्योगिक क्रांति के कारण ही औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। अर्नोल्ड टायनवी के अनुसार औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि ये विकास की एक निरंतर प्रक्रिया थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। भूमंडलीकरण ने औद्योगिकरण को प्रभावित किया। 91 ईस्वी को घोषित औद्योगिक नीति और बाद में किए विभिन्न सुधारों के परिणाम स्वरूप भारत में औद्योगिकरण का काफ़ी विकास हुआ। यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित उद्योगों की संख्या अब नाम मात्र की रह गई है। उद्योगों में निजी क्षेत्रों को पर्याप्त अवसर मिले हैं। औद्योगिक नीति के अनुसार विभिन्न देशों ने उदारीकरण और निजीकरण की नीति को अपनाया है। अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों को विदेशी निवेश के लिए खोला गया है और इन नीतियों से भी भूमंडलीकरण को बढ़ावा मिला है। छात्रों, इस पैराग्राफ में एक शब्द आया उदारीकरण, जिस पर हम विस्तृत चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तीसरा पॉइंट है रोजगार के अवसर। भूमंडलीकरण के कारण मनुष्य की जीवन पद्धति, गुणवत्ता, रहन सहन और जीवन स्तर पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। विश्व व्यापार संगठन के द्वारा प्रतियोगिता बाजार को बढ़ावा मिला। इसके साथ ही रोजगार के अवसरों में कमी आई। औद्योगिकरण के द्वारा आधुनिक मशीनों का स्वचालित उपयोग और सूचना प्रौद्योगिकी विस्तार के तीव्र होने के कारण मानवीय श्रम शक्ति की गुणवत्ता में कमी आई। भूमंडलीकरण ने रोजगार को सर्वाधिक प्रभावित किया, क्योंकि श्रमिकों को जहां अच्छा रोजगार मिलता है वहीं पर वे काम हेतु चले जाते हैं। औद्योगिकरण का रोजगार की प्रक्रिया से प्रत्यक्ष संबंध होता है। जैसे उद्योग या कारखाने का मालिक अपने उत्पादन की लागत को कम करने के लिए श्रमिकों को अस्थायी रोजगार देता है, जिससे उसे वर्ष भर वेतन नहीं देना पड़े। भूमंडलीकरण के कारण रोजगार और कार्यों के मध्य एक आपसी अंतःसंबद्धता की समस्या बनी हुई है और इसी वजह से श्रमिकों को उनके स्तर के अनुसार रोजगार नहीं मिलता है और रोजगार के अवसरों पर प्रभाव पड़ता है।
गरीबी उन्मूलन के जो कार्यक्रम हैं उन पर भी ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव पड़ता है। ये कार्यक्रम भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। गरीबी का उन्मूलन करना जैसी समस्याएं पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा दूर करने के प्रयास किए गए। विश्व के कई देशों में आज भी ये समस्या गंभीर रूप से फैली हुई है। गरीबी उन्मूलन सुनिश्चित करने और संतुलन बनाए रखने के लिए उदारीकरण के तत्वों को ध्यान में रखना होगा। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के द्वारा रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, औद्योगिकरण को बढ़ाना, प्रति व्यक्ति आय और व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक सुधार करना जैसे कार्यक्रम लागू किए गए हैं। विकसित और विकासशील देशों के कार्यक्रम अलग हैं। विकासशील देशों में गरीबी की समस्या सापेक्ष गरीबी में बदल गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण से उत्पन्न एक बड़ी समस्या आर्थिक असमानता की है, जिसे गरीबी उन्मूलन आदि कार्यक्रमों के द्वारा कम किया जा सकता है। कृषि पर प्रभाव। भूमंडलीकरण का कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भारत में 90% किसान छोटे और सीमांत हैं। किसानों के पास सीमित पूंजी और आय कम होने के कारण ये कृषि आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं को कम उपयोग कर पाते हैं। हरित क्रांति के कारण जिन किसानों के पास पूंजी थी उन्हें सबसे अधिक लाभ मिला, लेकिन सीमांत किसानों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। भूमंडलीकरण के कारण उत्पादकता प्रभावित हुई। जैविक खादों का महंगा होना, कीटनाशक दवाओं का महंगा होना, कृषि शोध में बाधा, जैविक विविधता में अवरोध आदि के कारण कृषि की उत्पादकता और कृषि पद्धति काफ़ी प्रभावित हुई। पर्यावरण पर प्रभाव। भूमंडलीकरण के फलस्वरूप पर्यावरण का अवनयन और उसकी गुणवत्ता में परिवर्तन हुआ। तेजी से बढ़ते औद्योगिक विकास के कारण पर्यावरण प्रदूषण, मिट्टी का क्षारीय होना, अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि आदि समस्याएं उत्पन्न हुई। मानवीय क्रियाकलापों, पर्यावरणीय प्रभावों से प्रकृति प्रभावित हुई। औद्योगिकीकरण में नवीन वैज्ञानिक तकनीकी के उपयोग की प्रक्रिया से प्रत्येक उद्योग अधिक से अधिक उत्पादन चाहता है और इससे उत्पादन में कम लागत, कम श्रम, कम मूल्य वहन करना पड़े, जिससे उद्योग को लाभ हो। उद्योगों के स्थानीयकरण से उनके अवशिष्ट पदार्थ, धुएं से प्रदूषण, शोर प्रदूषण आदि पर्यावरण की समस्याएं बढ़ी हैं, जो भूमंडलीकरण की ही देन मानी जाती हैं। औद्योगिक विकास किस तरह से वैश्वीकरण द्वारा प्रभावित होता है, अर्थात औद्योगिकरण विकास पर वैश्वीकरण का प्रभाव। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। 1970 के दशक से प्रभावी अभिनव वैश्वीकरण प्रक्रिया का प्रभाव विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, औद्योगिकीकरण प्रक्रिया पर दिखाई देता है। चाहे वो राष्ट्र विकसित हो चाहे विकासशील हो, सभी पर इसका प्रभाव दिखाई देता है। सन 1948 में 23 देशों ने प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता, जिसे जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड अर्थात गेट, पारित किया गया था और इसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय बाधाओं को दूर करना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुधारना। 1994 में गेट के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई और इसके बाद विकासशील देशों के आर्थिक और औद्योगिक विकास की गति निश्चित रूप से बढ़ी। पूंजी, वस्तुओं, सेवाओं, प्रौद्योगिकी अर्थात तकनीकी ज्ञान आदि के अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण की बाधाएं दूर हो जाने से विदेशी व्यापार की गति और दिशा में उल्लेखनीय परिवर्तन होने लगा। विश्व व्यापार संगठन के 164 सदस्य हैं। WTO के प्रावधान के अनुसार सदस्य देश पूर्ण स्वतंत्र राज्य नहीं रह जाएंगे और उन्हें WTO की शर्तों का पालन करना होगा। अब वे सीमा शुल्क क्षेत्र,
के रूप में होंगे, जिन्हें अपने बाह्य व्यापारिक संबंधों के विषय में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त होगी। 1994 से पहले वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया थी वो बहुत धीमी थी और वस्तुओं सेवाओं के स्वतंत्र आयात निर्यात में बाधाएं थी। अधिकांश देश, चाहे वो विकसित हों विकासशील हों, वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात को नियंत्रित रखने के पक्ष में थे, जिससे दो भिन्न स्थितियां उत्पन्न हुई। कौन कौन सी? विकासशील और अल्पतम विकसित देशों में पूंजी, कुशल प्रशिक्षित श्रमिक, उन्नत प्रौद्योगिकी के अत्यंत अभाव के कारण वहां उद्योग स्थापित करना और देश को औद्योगिकरण की राह पर ले चलने की समस्या थी। चीन, भारत, ब्राजील जैसे विशाल देशों को छोड़कर छोटे देश और विशेष रूप से अफ्रीकी देशों के औद्योगिक विकास हेतु उन्हें विकसित औद्योगिक देशों से पूंजी, कौशल और प्रौद्योगिकी प्राप्त करना अनिवार्य हो गया। दूसरी बात है, विश्व के विकसित औद्योगिक देशों के पास पूंजी और औद्योगिक प्रौद्योगिकी की अधिकता थी, लेकिन औद्योगिक कच्चे माल, शक्ति संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोल आदि की कमी होती जा रही थी। अनेक देशों में कच्चा माल, शक्ति के साधन के अभाव में औद्योगिक उत्पादन में कमी आने लगी। इससे विकसित देशों के सामने उच्च जीवन स्तर बनाए रखने के लिए विनिर्माण उद्योगों के स्थान पर तृतीयक और चतुर्थक क्रियाओं अर्थात व्यापार और प्रौद्योगिकी निर्यात का निरंतर विस्तार करना आवश्यक हो गया। इन सभी स्थितियों में विकसित विकासशील दोनों देशों के आर्थिक विकास के लिए वैश्वीकरण की उदार नीति कारगर सिद्ध हो सकती थी। इसीलिए डब्ल्यूटीओ के प्रस्ताव के अनुसार विभिन्न देशों के बीच पूंजी, वस्तुओं, सेवाओं और प्रौद्योगिकी के स्वतंत्र प्रवाह से सभी देशों के आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विकसित और विकासशील देशों के औद्योगिक विकास की प्रक्रिया और प्रतिरूप में अंतर आ जाता है। इसलिए दोनों श्रेणियों के औद्योगिक विकास पर वैश्वीकरण के प्रभाव की चर्चा करना आवश्यक है। सबसे पहले हम विकसित देशों में औद्योगिक विकास पर बात करते हैं। इन देशों में कच्चे माल, श्रम, शक्ति आदि संसाधनों की कमी होने के कारण औद्योगिक क्रियाएं शिथिल हो रही हैं, लेकिन इन देशों के पास पर्याप्त पूंजी, उन्नत प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। इसलिए विकसित देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही पूंजी और प्रौद्योगिकी का निर्यात विकासशील देशों को करने के इच्छुक थे और इसके लिए प्रयासरत भी थे। इनके पास छोटी बड़ी अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां उपलब्ध हैं जो अपना कार्यक्षेत्र विश्व के अन्य देशों में फैलाने में समर्थ हैं। इनके माध्यम से विकसित देशों से पूंजी और प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण विकासशील देशों को हो सकता है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना से विकसित देशों को उपहार स्वरूप यह अवसर मिल गया, जिससे ये विभिन्न विकासशील देशों में अपनी इकाइयों का प्रसार कर सकते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुख्य कार्यालय उनके मूल देशों में होते हैं और इनकी शाखाएं विदेशों में कार्य करती हैं। इस प्रकार ये कंपनियां वहां की मांग और वातावरण के अनुसार औद्योगिक इकाइयां स्थापित करती हैं, जिसमें पूंजी तो उनकी ही होती है और प्रौद्योगिकी भी विकसित देशों से आती है, लेकिन कच्चा माल, श्रमिक मुख्य रूप से विकासशील देशों के होते हैं। इस प्रकार औद्योगिक उत्पादन से होने वाले लाभ पर विदेशी कंपनियों का अधिकार होता है, जिसे वे प्राय अपने मूल देश को भेज देते हैं और विकसित देश आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं। तो ये है विकसित देशों का ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव। अब विकासशील देश सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए अधिकांश विकासशील देश अपने यहाँ आधुनिक उद्योगों को स्थापित करने, औद्योगिक विकास हेतु पर्याप्त पूंजी, प्रशिक्षित श्रमिक और उन्नत प्रौद्योगिकी के अभाव में सक्षम नहीं है। इसलिए उन देशों में औद्योगिक विकास के लिए विदेशी पूंजी, श्रम, प्रौद्योगिकी का स्वतंत्र आयात आवश्यक हो जाता है। इन देशों में सामान्यतः कच्चे माल और शक्ति संसाधन अविकसित रूप से विद्यमान है। इनका विदोहन उन्नत प्रौद्योगिकी, आधुनिक मशीनों द्वारा ही संभव है।
ऐसी स्थिति में प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है कि विकासशील देश विदेशों से समुचित पूंजी और प्रौद्योगिकी प्राप्त करें। ये सुविधाएं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से सुलभ हो जाती हैं। इसलिए वैश्वीकरण के अंतर्गत विकसित देशों की ओर से विकासशील देशों की ओर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से विदेशी पूंजी प्राप्त होने लगती है और औद्योगिक इकाइयों के संचालन के लिए उन्नत विदेशी प्रौद्योगिकी भी प्राप्त हो जाती है। ये कंपनियां विकासशील देशों में औद्योगिक विकास की आधारशिला रखती हैं, जिसके बाद यहाँ औद्योगिकरण की नई गति और दिशा मिलती है। इन कंपनियों का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक मुद्रा प्राप्त करना होता है, आय प्राप्त करना होता है और विकासशील देशों के संसाधनों का ये अधिक से अधिक उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ कई पर्यावरण संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये प्रभाव हम विकासशील देशों में औद्योगिक विकास का देखते हैं। समीक्षा के रूप में हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक और औद्योगिक विकास में वैश्वीकरण की भूमिका महत्वपूर्ण है। इससे विकसित विकासशील दोनों देशों के विकास की गति और प्रौद्योगिकी विकास की समीक्षात्मक मूल्यांकन हम निम्नानुसार कर सकते हैं। हमने बात की थी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की, तो ये कंपनियां विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश के बढ़ते आकार, संख्या और प्रभाव से औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े देशों में नवीन उद्योग स्थापित होते हैं और विकसित देशों की पूंजी प्रौद्योगिकी के प्रयोग से औद्योगिकरण को नई दिशा मिलती है। दूसरी बात, प्रत्येक सदस्य देश, कौन सा सदस्य? WTO का, राष्ट्रीय कंपनियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ समान स्तर पर व्यवहार करेगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है और यह आशंका भी व्यक्त की जाती है कि विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक विदोहन करेगी और उन्हें संरक्षण और संवर्धन की चिंता बिल्कुल नहीं होगी। इससे विकासशील देशों को भारी क्षति होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, भारत जैसे विकासशील देश बहुराष्ट्रीय कंपनियों, विदेशी शक्तियों का मुखापेक्षी होकर रह जाएंगे और इनकी अर्थव्यवस्था और राजनीति पर विविध प्रकार के कुप्रभाव पड़ने की भी संभावना है। गेट के यूरुग्वे प्रस्ताव के अनुसार विकासशील देशों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का आयात आसान होगा और आर्थिक विकास को गति मिलेगी, लेकिन ये भी पाया गया कि विकसित देश नवीनतम प्रौद्योगिकी का निर्यात नहीं कर रहे हैं और पुरानी प्रौद्योगिकी की आपूर्ति कर रहे हैं। अगला पॉइंट है, विश्वव्यापी स्वतंत्र व्यापार की सुगमता से चीन जैसे कुछ देशों में, जहां कम लागत में उपभोक्ता सामग्रियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उनकी हिस्सेदारी निरंतर बढ़ रही है और उनके औद्योगिकरण को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है, जबकि विकासशील देशों को नहीं मिल रहा है। विकासशील देशों के बैंकिंग, बीमा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के प्रवेश से घरेलू कंपनियों की सक्रियता और कार्यप्रणाली पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावनाएं हैं। बैंक, बीमा कंपनियां विकासशील देशों से लाभ लेकर धन अपने मूल देशों को भिजवा देते हैं। नए आंकड़े ये बताते हैं कि आर्थिक वैश्वीकरण के प्रभाव से विकासशील देशों की औसत विकास दर औद्योगिक विकसित देशों की तुलना में अधिक है, लेकिन विश्व के विनिर्माण मूल्य वृद्धि के अधिकांश हिस्से पर औद्योगिक राष्ट्रों का ही वर्चस्व है। अंत में हम ये बताएंगे कि भूमंडलीकरण की अर्थव्यवस्था को भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वारा भी समझा जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के माध्यम से भूमंडलीकरण करने के लिए किए गए प्रयासों, WTO के प्रावधानों को लागू करने के परिणाम स्वरूप देश की अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़े हैं, उनकी समीक्षा और आकलन करके भूमंडलीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव समझा जा सकता है। भूमंडलीकरण आपसी प्रतिस्पर्धा
को बढ़ाता है। इसके माध्यम से विश्व के संपूर्ण देश उदारीकरण की प्रक्रिया में समान रूप से भाग ले सकें और सामंजस्य बनाए रखें। भूमंडलीकरण के माध्यम से बुनियादी आर्थिक उद्देश्य प्राप्त होते हैं। उदारीकरण और भूमंडलीकरण के प्रभावों की समीक्षा हेतु विश्व व्यापार संगठन के मुख्य प्रावधानों का देश के कृषि, उद्योग, व्यापार, विनियोग और सेवा आदि क्षेत्रों का आकलन करना आवश्यक है। तो छात्रों, ये हमने कुछ प्रभाव भूमंडलीकरण के देखें। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो के साथ हम नई बात के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।